हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राग के पॉइंट, यानी कि राग को करने से पहले राग को समझना बहुत जरूरी है। डियर्स, जब तक राग हमें समझ में नहीं आएगा हम कोई भी राग नहीं कर सकते। यानी कि राग के बारे में जो बातें हैं सबसे पहले हमने वो बातें समझनी बहुत आवश्यक हैं। डियर से वो बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और एक रट्टा लगाते हैं जिससे उनके लिए राग इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वो उसको कर ही नहीं पाते। अगर आप ये जो आज मैं बातें आपको बताने वाला हूं राग के बारे में, अगर आप इन को आसानी से समझ लोगे तो राग आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे जितना कि आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि राग इतने इजी होते हैं। और प्रत्येक क्लास में जो डियर से राग आते हैं वो 2 से 4 नंबर के आते हैं। सिर्फ राग परिचय ही 2 से 4 नंबर का लिखना आता है। तो डियर से आइए शुरू करते हैं हम हमारे इस लेसन को। तो डियर से राग में कुछ पॉइंट होते हैं और उन पॉइंटों से ही राग का निर्माण होता है, पूरे राग का निर्माण होता है। वो पॉइंट हमने समझने जरूरी है। तो डियर से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है थाट। डियर से थाट हमने समझना है। सबसे पहले थाट आता है। तो थाट क्या है? जिससे राग की उत्पत्ति होती है उसे थाट कहते हैं। यानी कि जिस राग का जो भी थाट होगा आप ये समझ लेना कि उस थाट से उस राग की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जन्म हुआ, आप ये कह सकते हो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, थाट। ठीक डियर्स, अब दूसरा आता है वादी स्वर। यानी कि राग में वादी स्वर क्या होता है? तो डियर, वादी स्वर वो होता है जिसका प्रयोग राग में सबसे अधिक किया जाता है। मान लो किसी भी राग का वादी स्वर रे है, हमने ये माना सिर्फ, मान लो किसी राग का वादी स्वर रे है, तो रे का मतलब क्या है? उस रे का प्रयोग उस राग में सबसे अधिक किया गया है और इसलिए वो रे स्वर उस राग का क्या है? वादी स्वर। ठीक है डियर। तीसरा हमारा पॉइंट आता है संवादी स्वर। यानी कि राग में जिन स्वरों का प्रयोग दूसरे नंबर पे किया जाता है, वादी स्वर को छोड़कर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक किया जाता है। मान लो किसी भी राग का संवादी स्वर पा मान लिया हमने, पा है, तो पा का क्या मतलब है उस राग में? कि उस पा स्वर का प्रयोग उस राग में दूसरे नंबर पे होता है, सबसे अधिक दूसरे नंबर पर उस पा स्वर का प्रयोग उस राग में होता है। तो वो पा स्वर उस राग का क्या हुआ डियर्स? वो हुआ उस राग का संवादी स्वर। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम जाति पे। जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा जाति। यानी कि प्रत्येक राग की अपनी अलग अलग जाति होती है। जाति डियर्स मैं आपको बता देता हूं। जो जाति हैं वो 3 होती हैं। संपूर्ण जो जाति होती है उसमें 7 स्वर होते हैं। दूसरी जाति होती है साडव जाति में 6 स्वर होते हैं और 1 स्वर वर्जित होता है। और ओडव जो जाति है हमारी उसमें होते हैं 5 स्वर और इसमें 2 स्वर वर्जित होते हैं। तो डियर्स ये हमारी प्रमुख 3 जातियां हैं। मान लो अगर किसी राग की जाति संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण यानी कि आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर हैं। जो जैसे जाति ऐसी होती है डियर, ऐसे मिलेंगी हमको संपूर्ण। तो जो पहली होती है संपूर्ण वो होती है आरोह की, यानी कि आरोह में कितने स्वर हैं? 7। और दूसरी भी है संपूर्ण, तो ये होती है अवरोह की जाति। तो इसका मतलब क्या है? अवरोह में भी कितने स्वर हैं? 7। तो डियर से हम जाति को देखकर और उस राग के हम आरोह अवरोह बना सकते हैं खुद। सिर्फ हमने जाति को देखना है। मान लो
किसी राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है तो उसके आरोह में भी 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं। तो हम उसका आरोह कैसे लिखेंगे, वही 7 स्वर लिख देंगे, सारे गामा पादा निसा। और अवरोह कैसे लिखेंगे, अवरोह उतरता क्रम होता है उल्टा, सानी दापा मा गा रेसा। ठीक डियर से, अगर मान लो किसी राग की जाति साडो साडो हो, साडो साडो होती है तो उसका मतलब क्या है, आरोह में भी 6 स्वर हैं और अवरोह में भी 6 स्वर हैं। ठीक है डियर से, यानी कि एक स्वर वर्जित है, वो आपको राग में दिया मिलेगा, वर्जित स्वर, उस राग का वर्जित स्वर। ठीक है, मान लो रे स्वर वर्जित है उस राग में, तो हम क्या करेंगे, मान लो आरोह लिखेंगे, सबसे पहले हम आरोह लिखेंगे तो हम रे स्वर को वर्जित कर देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे आरोह में सा गा मा पा धा नी सा, हमने रे को छोड़ दिया। ठीक है, अब अवरोह में भी साड हो जाती है और रे स्वर वर्जित है तो हम अवरोह में भी ऐसे ही लिखेंगे, रे को हम वर्जित कर देंगे, सा नी धा पा मा गा, रे को हम वर्जित कर देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, गा के बाद सीधा सा, इस तरह से डियर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कोमल स्वर को लेकर, यानी कि कोमल स्वर। डियर से कोमल स्वर 4 होते हैं, रे गा धानी, रे गा धानी। अगर आपको किसी भी राग में कोई भी कोमल स्वर दिया मिलता है, मान लो रे गा कोमल स्वर दे रखा किसी भी राग ने, तो हम क्या करेंगे, आरोह अवरोह और पकड़, यानी कि उस राग में रे और गा स्वर को कोमल दिखा देंगे, नीचे लेटी रेखा का निशान लगा देंगे, क्योंकि कोमल स्वरों को दिखाने के लिए स्वरों के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। डियर्स, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आरोह आरोह में कुछ स्वर कोमल होते हैं, मान लो अगर आरोह में सिर्फ धा स्वर कोमल है तो हम क्या करेंगे, आरोह ही आरोह में सिर्फ आरोह में धा स्वर को कोमल दिखाएंगे। ठीक है डियर्स, बाकी अवरोह में नहीं दिखाएंगे, आरोह आरोह में दिखाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है तीवर स्वर को लेके, यानी कि तीवर स्वर किसे कहते हैं। तीवर स्वर डियर्स वो होते हैं जो अपने स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर उठ के गाए जाते हैं, और तीवर स्वर डियर्स सिर्फ एक होता है, माँ। ठीक है, अगर किसी राग में आपको तीवर स्वर मिलता है तो माँ स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगानी है। ठीक डियर, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद डियर बात आती है अंग, यानी कि उस राग का अंग क्या है। डियर अंग जो होते हैं वो 2 होते हैं, पहला होता है पूर्वांगवादी, पूर्वांगवादी में पहले 4 स्वर आते हैं सा रे गा मा। दूसरा होता है उत्तरांगवादी, उत्तरांगवादी में बाद के 4 स्वर आते हैं पा धा नी सा। अब देखो डियर से, सबसे पहले अंग पहचानने के लिए कि उस राग में कौन सा अंग है, हमने वादी स्वर देखना है। वादी स्वर, मान लो किसी राग में वादी स्वर गा है, क्या है, गा, तो गा देखना डियर से कौन से भाग में है, पहले भाग में, सा रे गा मा। ठीक है डियर, तो उसका अंग कौन सा होगा, पूर्वांगवादी। अगर वादी स्वर बाद के 4 स्वरों में से हो तो उस राग का अंग होगा उत्तरांगवादी। तो आपने ये 4 स्वर ध्यान में रखने हैं डियर। अगर पहले 4 स्वरों में से किसी राग का वादी स्वर होता है तो उस राग का अंग होगा पूर्वांगवादी। अगर बाद के 4 स्वरों में से उस राग का वादी स्वर है तो उस राग का अंग होगा उत्तरांगवादी। ठीक है डियर, अब बात आती है अगले पॉइंट की, न्यास के स्वर। डियर से राग में न्यास के स्वर होते हैं। न्यास के स्वर कुछ विद्यार्थियों को तो परिभाषा ही नहीं पता होती, बस न्यास के स्वर आते हैं और रट्टा लगाते हैं। तो न्यास के स्वर वो होते हैं डियर से जहां राग में स्वरों पर ठहराव आता है, जो राग के हम स्वर गाते हैं और जिन स्वरों पर हम रुकते हैं या उन पर ठहराव आता है तो उन स्वरों को राग के न्यास के स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों पर ठहराव आता है या रुका जाता है तो वो उस राग के न्यास के स्वर होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है डियर। आगे हम पॉइंट लेते हैं प्रकृति। डियर, जो प्रकृति होती है वो राग पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का राग है।
और अधिकतर जो हमारी प्रकृति होती है वो दो ही प्रकार की होती हैं, गंभीर और चंचल प्रकृति। वैसे श्रृंगार प्रकृति भी होती है, लेकिन अधिकतर रागों में गंभीर और चंचल प्रकृति ही आती है। और प्रकृति उस राग से ही पहचानी जाती है कि उस राग में कौन सी प्रकृति का प्रयोग किया गया है। डियर, अगला हम पॉइंट लेते हैं गायन समय। गायन समय डियर से प्रत्येक राग का अपना अलग गायन समय होता है, और हमने एक लेसन भी किया था रागों का समय सिद्धांत। तो जो राग है डियर से और जो उसका गायन समय है, उस राग को उसी समय के अनुसार गाया जाता है। अलग अलग रागों का गायन समय अलग अलग होता है, किसी का सुबह का, किसी का दोपहर का, किसी का रात्रि का, किसी का मध्य रात्रि का। और जिस राग का जो गायन समय है डियर, उस राग को उसी समय में गाया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है डियर्स। अगला हमारा पॉइंट है संप्राकृतिक राग। संप्राकृतिक राग यानी कि जो राग हम कर रहे हैं, जो राग हम कर रहे हैं, उस राग से मिलते जुलते राग संप्राकृतिक राग कहलाते हैं। उस राग से मिलते जुलते राग संप्राकृतिक राग कहलाते हैं। यानी कि हमने उस राग से मिलते जुलते राग लिखने हैं संप्राकृतिक पॉइंट में, यानी कि इस राग के ये संप्राकृतिक राग हैं डियर। उसके बाद हम ये पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है, ये पॉइंट हमने उस राग में देखने हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हमने सारे पॉइंट समझ लिए हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होते हैं। अब ये सारे पॉइंट आने के बाद हम उसका राग परिचय बनाएंगे डियर। राग परिचय बनाने के लिए जैसे हमने ताल परिचय बनाया था, पॉइंट जो हमारे ताल में जो पॉइंट थे डियर से, हम अगर किसी विद्यार्थी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी सारी वीडियो देख लेना, ताकि उसको जो ताल परिचय है, और सबसे ज्यादा है ताल परिचय को समझना डियर। अगर आपने ताल परिचय पहले समझ लिया है तो राग परिचय भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है, पॉइंट वाइज। जैसे पहला थाट था तो इस राग की उत्पत्ति थाट इस थाट से होती है, तो ऐसे हम पॉइंट बनाएंगे जितने ये हमारे पॉइंट अभी हमने आपको बताए हैं डियर। ऐसे ही पॉइंट नंबर 1, 2 डालकर हम पूरा राग परिचय बनाएंगे। वो हम आपको जब कोई राग करेंगे तो उसमें बना के दिखाएंगे डियर। आरो और अवरो, आरो और अवरो डियर से हम खुद बनाएंगे। जैसे कि अब मैंने जाति में बताया था कि अब हमने उस राग की जाति देखनी है क्या है, और फिर उस जाति के आधार पर हमने स्वरों को लिखना है। अगर संपूर्ण तो 7 स्वर आ जाएंगे। अगर शाडो है तो आपको 1 स्वर वर्जित मिलेगा, अगर ओडो है तो आपको 2 स्वर वर्जित मिलेंगे, उन 2 स्वरों को छोड़ देना है। अगर कोई कोमल या तीव्र स्वर है तो उनको कोमल और तीव्र स्वर दिखा देना है डियर, ठीक है डियर। आरो अवरो हम खुद बना लेंगे डियर से। उसके बाद हमने लिखनी होती है पकड़ डियर से। जो पकड़ होती है वो उससे राग की शीघ्रता से पहचान होती है। पकड़ की परिभाषा भी यही है, जिन स्वरों से राग की शीघ्रता से पहचान हो उसे पकड़ कहते हैं डियर। और पकड़ प्रत्येक राग की अपनी अलग पकड़ होती है। तो डियर से ये थे सभी पॉइंट्स जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो डियर से पहले इन पॉइंटों को आप आसानी से समझ लो, उसके बाद सभी राग आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इस लेसन में डियर्स इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।